नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की। ये वो विमान है जिसने हवाई यात्रा को कई मायनों में बदल दिया है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी शुरुआत से लेकर लगभग 2025 तक के इसके पूरे सफ़र को कवर करती है। तो आज हम इसी कहानी को खंगालेंगे, कैसे एक सोच ने शक्ल ली, कौन सी तकनीकें इसे खास बनाती हैं और हाँ, किन मुश्किलों से गुजरकर ये आसमान तक पहुंचा। और दिलचस्प बात यह है कि बोइंग ने शुरुआत में कुछ बिल्कुल अलग ही बनाने का सोचा था। 1990 के दशक के आखिरी की बात है। बोइंग एक सुपरफास्ट सोनिक क्रूजर लाना चाहता था। हाँ, सोनिक क्रूजर। वो तेज तो बहुत होता। लेकिन तब एयरलाइंस ने साफ कर दिया कि उन्हें रफ्तार से ज्यादा, क्या कहते हैं, ईंधन बचाने वाले विमान चाहिए। बिल्कुल। फिर 9/11 के हमले और तेल की बढ़ती कीमतों ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। बिल्कुल, और यहीं से बोइंग के लिए एक बड़ा सबक सामने आया। एयरलाइंस की असली जरूरत स्पीड नहीं, बल्कि हर सीट पर आने वाले खर्च को कम करना था। ये बोइंग के लिए एक महंगा लेकिन जरूरी सबक साबित हुआ, कह सकते हैं। सोनिक क्रूजर रद्द हुआ और बोइंग ने 7E7 नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू किया। 7E7 ई मतलब? हाँ, इसमें ई का मतलब था एफिशिएंसी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स। यही विमान आगे चलकर 787 ड्रीमलाइनर बना। और ये नाम भी दुनिया भर से लोगों ने एक मुकाबले में चुना था। अच्छा, तो इसमें नया क्या था जिसने इसे इतना क्रांतिकारी बना दिया? जाहिर है कंपोजिट मटेरियल एक बड़ी बात थी। हाँ, वो सबसे बड़ी बात थी शायद। लगभग 50% ढांचा कार्बन फाइबर कंपोजिट से बना था। कमर्शियल एविएशन में इतने बड़े पैमाने पर यह पहली बार हो रहा था। ओह! इससे विमान हल्का हुआ, ईंधन की जबरदस्त बचत हुई। लेकिन ये भी सच है कि शुरुआत में इसने मरम्मत को लेकर नई चुनौतियां भी पेश की। इसके अलावा इसमें पारंपरिक हाइड्रोलिक सिस्टम्स के बजाय ज्यादा इलेक्ट्रिक सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया, ज्यादा एफिशिएंट। और इंजन भी नए थे। हाँ, बिल्कुल नए और बेहद कुशल इंजन, रॉल्स रॉयस ट्रेंट 1000 और जीई जेनेक्स। और यात्रियों के अनुभव का क्या? मैंने सुना है उसमें भी काफी बदलाव थे। निश्चित रूप से यात्रियों के लिए अनुभव बहुत बेहतर बनाया गया। काफी बड़ी खिड़कियां, हाँ, वो मैंने नोटिस किया है ना? बाहर का नज़ारा बेहतर दिखता है। फिर केबिन में बेहतर एयर प्रेशर और नमी का स्तर। इससे लंबी यात्राओं में थकान कम महसूस होती है। अच्छा। इसने वाकई हवाई यात्रा के आराम को एक नए लेवल पर पहुंचाया। लेकिन इसे बनाना बोइंग के लिए आसान नहीं था। सुना है उन्होंने एक बिल्कुल नई वैश्विक सप्लाई चेन अपनाई थी। हाँ, और वो काफी महत्वाकांक्षी प्लान था। विमान के हिस्से इटली, जापान, कोरिया जैसे कई देशों में बनते थे और फिर उन्हें अमेरिका लाकर असेंबल किया जाता था। तो इसमें दिक्कतें आई? बहुत दिक्कतें। यहीं पर बोइंग को अपनी रणनीति की जटिलता का अंदाजा हुआ। अलग अलग देशों से आए हिस्सों को जोड़ने में, लॉजिस्टिक्स में, क्वालिटी कंट्रोल में गंभीर समस्याएं आईं। इससे काफी देरी हुई। पहली उड़ान जो 2008 में होनी थी, वो दिसंबर 2009 में जाकर हो पाई। ओह, 1 साल से ज्यादा लेट। हाँ, और पहली डिलीवरी वो तो तय समय से 3 साल लेट थी। सितंबर 2011 में जाकर हुई। बाप रे! ये दिखाता है कि इतने बड़े पैमाने पर ग्लोबल प्रोडक्शन कितना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई, है ना? मुझे याद है वो बैटरी वाली घटना भी तो थी। हाँ, वो एक बड़ा संकट था। जनवरी 2013 में 2 अलग-अलग 787 विमानों की लिथियम आयन बैटरी में आग लगने की घटनाएं हुई। हाँ। इसके बाद अमेरिकी FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया भर में खड़े पूरे 787 बेड़े की उड़ानों पर रोक लगा दी। पूरी फ्लीट ग्राउंडेड। पूरी फ्लीट। सोचिए, बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी वाली बैटरी में आग लगना और सारे विमानों को जमीन पर रोक देना। बोइंग के लिए ये कितना बड़ा झटका रहा होगा। इस 1799 में DC-10 के बाद ये पहली बार था कि किसी बड़े विमान बेड़े को इस तरह ग्राउंड किया गया हो। तो फिर बोइंग ने क्या किया, उसे ठीक कैसे किया? बोइंग को बैटरी सिस्टम को पूरी तरह से फिर से डिजाइन करना पड़ा। उसमें बेहतर सुरक्षा उपाय डाले गए, जैसे मजबूत कंटेनमेंट केसिंग, बेहतर वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम। तब जाकर अप्रैल 2013 में FAA ने दोबारा उड़ने की मंजूरी दी। काफी बड़ा सबक रहा होगा ये भी। निश्चित रूप से। इन शुरुआती बाधाओं के बावजूद ड्रीमलाइनर परिवार तो बढ़ता गया। इसके अलग अलग मॉडल भी आए, है ना? हाँ, बिल्कुल। इसके 3 मुख्य मॉडल हैं। पहला 7878 जो ओरिजिनल मॉडल था। फिर आया 7879 जो थोड़ा लंबा है और ज्यादा दूर तक उड़ सकता है। ओके। और सबसे नया है 787-10 जो सबसे बड़ा है। हालांकि इसकी रेंज 787-9 से थोड़ी कम है।
एयरलाइंस अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्हें चुनती हैं। और हाल के वर्षों में भी मुझे याद है कुछ उत्पादन से जुड़ी दिक्कतें सुनने में आई थीं। सही कहा। 2019 से 2022 के बीच विमान के फ्यूजलाज यानी मुख्य ढांचे के हिस्सों के बीच जो गैप होता है, उसकी टॉलरेंस जैसी गुणवत्ता संबंधी समस्याएं सामने आईं। अच्छा। इसके चलते कई बार डिलीवरी रोकनी पड़ी और FAA की कड़ी निगरानी का सामना भी करना पड़ा। और फिर कोविड भी आ गया। हाँ, ऊपर से कोविड-19 महामारी ने चौड़ी बॉडी वाले विमानों की मांग पर बहुत बुरा असर डाला। इन सब वजह से बोइंग ने 2021 में क्या किया कि अपना पूरा 787 उत्पादन एवरेट वाशिंगटन से हटाकर नॉर्थ चार्ल्सटन साउथ कैरोलिना में एक ही जगह कंसोलिडेट कर दिया। लेकिन अब क्या स्थिति है? क्या ड्रीमलाइनर पटरी पर लौट आया है? हाँ, काफी हद तक। 2022-23 से डिलीवरी फिर से तेज हुई है क्योंकि गुणवत्ता के मुद्दों को सुलझा लिया गया है। अगर हम 2025 तक देखें तो 1100 से ज्यादा ड्रीमलाइनर डिलीवर हो चुके हैं और कुल मिलाकर 1800 से ज्यादा के ऑर्डर मिल चुके हैं। वाह! ये लंबी दूरी की उन उड़ानों के लिए बहुत सफल रहा है जहां यात्री संख्या उतनी नहीं होती कि बोइंग 777 या एयरबस A350 जैसे बहुत बड़े विमान भेजे जाएं। अच्छा, जिन्हें लॉन्ग थिन रूट्स कहते हैं। हाँ, वही। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से लंदन तक की सीधी नॉनस्टॉप उड़ान, वो इसी विमान ने संभव बनाई। तो कुल मिलाकर 787 ड्रीमलाइनर की कहानी सिर्फ नई तकनीक या कंपोजिट मटेरियल की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहानी है वैश्विक सहयोग की, उसकी जटिलताओं की, गंभीर चुनौतियों से उभरने की क्षमता की कहानी है, यात्री अनुभव को प्राथमिकता देने की और सबसे बढ़कर ईंधन दक्षता का एक नया मानक स्थापित करने की। इसने वाइड बॉडी विमानों के लिए एक तरह से नया बेंचमार्क तय किया है। वाकई ड्रीमलाइनर का ये सफर हमें सोचने पर मजबूर करता है। भविष्य के विमान किन नई तकनीकी सरहदों को पार करेंगे, खासकर तब जब पूरी दुनिया सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता पर इतना जोर दे रही है। ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी।